हेलो, गुड आफ्टरनून। आज की इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के बेसिक्स और हिस्ट्री का सिलेबस फॉर एमपीपीएससी। अगर हम स्टार्ट करें हिस्ट्री से, हिस्ट्री की डेफिनेशन से, तो हिस्ट्री के बारे में अगर हम जानें, सबसे बेसिक बात जो होती है, फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस एक ग्रीक हिस्टोरियन थे और इन्होंने पहली बार कोशिश की थी पूरे वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है उसको सिस्टमैटिकली कंपाइल करने की। इसलिए हेरोडोटस को जो है फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री को पहली बार कंपाइल करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया था। हिस्ट्री जो है ये एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से डिराइव किया गया है और हिस्टोरिया जो वर्ड है इसका मतलब होता है लर्निंग और नोइंग बाय इंक्वायरी। इंक्वायरी के द्वारा जो हम सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसे हम हिस्टोरिया कहते हैं और हिस्टोरिया एक ग्रीक वर्ड है। हिस्ट्री जो है इसको अगर हम और प्रिसाइसली डेफिनेशन की बात करें तो हिस्ट्री को हम कहते हैं स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब सीक्वेंस में पास्ट की जो स्टडी है उसको हिस्ट्री कहा जाता है। हिस्ट्री कैन बी स्टडीड एज हिज स्टोरी। हिस्ट्री को हम ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करके भी पढ़ सकते हैं, हिज और स्टोरी। यहाँ पर जो हिज है ये रेफर करता है एंशिएंट लोगों को, पुराने लोगों को जो बहुत सालों पहले रहते थे, और स्टोरी जो है ये डिफाइन करता है इन लोगों की एक्टिविटीज के बारे में। इन लोगों ने जो इनकी बेसिक लाइफ थी, इनकी पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, उसको हम इनकी स्टोरी कह रहे हैं। तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री पास्ट इवेंट्स की स्टडी है सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजी में। उसको हम हेज और स्टोरी करके भी पढ़ सकते हैं, जिसमें हेज हम रेफर कर रहे हैं एंशिएंट लोगों को और स्टोरी से हमारा मतलब है उन एंशिएंट लोगों की स्टोरीज के बारे में, उनकी पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में। आगे बढ़ते हैं। Therefore, history is the study of story of people, that is about their art and culture, उनका आर्ट एंड कल्चर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल लाइफ साइंस, सोशल लाइफ एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो अलग अलग एस्पेक्ट्स में पुराने लोगों की जो लाइफ है उसी की स्टडी करने को हम हिस्ट्री कह सकते हैं। हिस्ट्री गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन civilization. It enables us to learn the impact of past events on present and on the future. ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस की, कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। तो आपने कई बार ये कहावत सुनी होगी कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इसका ये मतलब है कि जो हो चुका है वो शायद फिर कभी हो सकता है, रिपीट हो सकता है। तो यहाँ पे हिस्ट्री को पढ़ने का बेसिक मतलब ये है कि हम हमारे पास्ट में जो भी इवेंट्स हुए हैं उसको समझें, उसको सीखें, जो भी गलतियां हुई हैं उसको हम सुधारें, और पास्ट इवेंट्स का जो इम्पैक्ट है हमारे प्रेजेंट पे और हमारे फ्यूचर पे उसको भी हम सुधारें। तो यहाँ पे हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। प्लस एज अ सिविल सर्वेंट, हम क्योंकि एक एस्पिरेंट है, हम सिविल सर्वेंट्स बनना चाहते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो जिस कंट्री में हम सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं उस कंट्री का इवोल्यूशन कैसे हुआ, वो कंट्री कैसे बनी। आप अगर बहुत बेसिक इंडिया के बारे में जानते होंगे तो इंडिया हमेशा से जैसा आज है वैसा तो नहीं था। इंडिया में डेमोक्रेसी तो नहीं थी। अगर हम पहले की बात करें तो बहुत सारे राजा महाराजा थे, अलग अलग छोटे बड़े किंगडम्स थे जिनको पहले जनपद कहा गया, महाजनपद कहा गया, राष्ट्र कहा गया। ये अलग अलग किंगडम्स बने। टाइम एंड अगेन इंडिया में फॉरेन इन्वेजन्स होते रहे, बाहर से लोग आए, उन्होंने इन्वेड किया, उन्होंने अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम चलाया। जैसे हम मुस्लिम इन्वेजन्स की बात करते हैं, ब्रिटिश इन्वेजन्स, यूरोपियन पेनिट्रेशन की बात करते हैं इंडिया में। तो टाइम एंड अगेन इंडिया में ऐसे फॉरेन इन्वेजन्स होते रहे, जिससे इंडिया का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल लाइफ है, वो जो है चेंज होती रही। तो इंडिया जैसा हमेशा से था वैसा आज नहीं है। इंडिया एज ए नेशन कैसे डेवलप हुआ है वो भी हम सिर्फ हिस्ट्री में ही समझ पाते हैं कि कैसे वो देश बन पाया है। तो हम जिस देश में सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं उस देश के ग्रोथ के बारे में, उसके इवोल्यूशन के बारे में हमें हिस्ट्री से ही समझ में आता है। प्लस हिस्ट्री जो है ये हमें अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बताती है पुराने लोगों के। सोशल हो गया, रिलीजियस हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया। तो इसीलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ताकि हम उसको यूज़ कर सकें आगे भी अपने फर्दर जीवन में। ठीक है, आगे की बात करते हैं। टाइम फ्रेम ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है बेसिकली 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं एक पार्ट होता है प्री हिस्ट्री,
एक पीरियड होता है प्रोटो हिस्ट्री और एक है हिस्ट्री इटसेल्फ। तो ये जो 3 डिविजन्स है, जाहिर सी बात है ये टाइम पीरियड के बेसिस पे ही किए गए हैं, हिस्ट्री के अलग अलग टाइम फ्रेम्स हैं। अगर हम बात करें प्री हिस्ट्री की, तो प्री हिस्ट्री ऐसा पीरियड है हिस्ट्री में जिसमें राइटिंग सिस्टम नहीं था रिकॉर्ड करने के लिए कुछ भी। तो जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए या लाइफ, जैसे अगर हम बात करें कि लाइफ बहुत सालों से चले आ रही है, तो हमेशा से तो पेन पेपर या किसी भी तरीके का कोई भी राइटिंग सिस्टम नहीं था। तो ऐसा पीरियड जिसमें कोई भी राइटिंग सिस्टम डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। प्री हिस्ट्री वो पीरियड है जिसमें हमारे पास कुछ भी राइटिंग सिस्टम के नाम पर नहीं है, नो राइटिंग सिस्टम। तो ये जो पीरियड है इसके बारे में हमें फिर पता कैसे चलता है, तो यहाँ हम बात करते हैं कि हम मदद लेते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो होते हैं ये बेसिकली ऐसे सोर्सेज जो उन लोगों ने यूज़ करे जब वो जी रहे थे। तो ये या तो उनके वेपन्स हो सकते हैं, यूटेंसिल्स हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं, इंस्क्रिप्शंस हो सकते हैं, कॉइन्स हो सकते हैं, या मॉन्यूमेंट्स जो हमको रिसेंट टाइम्स में भी दिखते हैं बट वो पुराने पीरियड के बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। तो जब हमारे पास कोई भी राइटिंग एविडेंस नहीं है, वी हैव नथिंग इन रिटर्न, तो उसको हम कहते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड, जब हमारे पास कुछ भी लिखने के लिए नहीं था। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं स्टोन एज, ठीक है। स्टोन एज आप इसके एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि स्टोन एज के समय पर जनरली ऐसा था कि कोई राइटिंग सिस्टम डेवलप्ड नहीं था। नेक्स्ट आते हैं हम प्रोटो हिस्ट्री पे। तो प्रोटो हिस्ट्री ऐसा पीरियड है जिसमें राइटिंग सिस्टम कुछ हद तक डेवलप हो चुका है, ठीक है। राइटिंग सिस्टम हमारे पास है, ठीक है, पर यह है कि बहुत सारा कुछ लिखा हुआ नहीं है, बट हाँ अभी अभी राइटिंग सिस्टम डेवलप हो पाया है। लेकिन एक इशू है कि यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिकोड नहीं हो पाई है। मतलब ये कि आज ये जो बोर्ड पर लिखा है इट इज़ रिटर्न इन इंग्लिश, ठीक है। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो मैं जो कह रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है क्योंकि आप इंग्लिश भी जानते हैं, आप हिंदी भी जानते हैं। लेकिन यहीं अगर मैं किसी तीसरी चौथी भाषा में ये लिखा हुआ हो और मैं किसी और भाषा में बात करने की कोशिश करूँ तो शायद आपको समझ में ना आए। तो वैसा ही है कि इस समय पर जो लोग थे उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा तो है, बट ये जो भी लिखा हुआ है ये हमारी समझ में नहीं आ पाया है या डिकोड नहीं हो पाया है, क्योंकि इन्होंने उस समय की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है इसको समझाने के लिए, इसको लिखने के लिए। तो प्रोटो हिस्ट्री इज द पीरियड जिस पीरियड में राइटिंग सिस्टम डेवलप्ड तो है, लेकिन ये जो राइटिंग सिस्टम है ये सब कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ ही लिखा हुआ है, प्लस जो लिखा हुआ भी है वो भी डिकोड कंप्लीटली नहीं हो पाया है। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में भी हमको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की ही रिक्वायरमेंट होती है हिस्ट्री को समझने के लिए। तो ये हो गया प्री हिस्ट्री, ये हो गया प्रोटो हिस्ट्री। अब आ जाते हैं हम हिस्ट्री पे। हिस्ट्री बेसिकली वो पीरियड है जिस पीरियड में मैक्सिमम चीज़ें जो हैं दे आर रिटर्न, और जो लिखा हुआ भी है वो भी जो है वो डिकोड हो गया है। तो इट इज़ नोन टू अस। तो हिस्ट्री में मैक्सिमम चीज़ें डिकोडेड है, रिटर्न है एंड दे आर डिकोडेड, तो इसको हम हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री को भी बहुत बेसिक है ये कि हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। तो ये जो डिवीजन है 3 पार्ट्स में, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, ये जो डिवीजन है ये बेसिकली किस बेसिस पे किया गया है अगर हम बात करें तो इसको टाइम पीरियड तो ऑफकोर्स है कि एंशिएंट पहले हुआ, फिर एक पीरियड के बाद मेडाइवल आया, फिर एक पीरियड के बाद मॉडर्न आया। बट ये जो डिवीजन भी है टाइम पीरियड के अलावा ये कैसे डिसाइड किया कि हाँ बस यहाँ तक एंशिएंट है, यहाँ से यहाँ तक फिर मॉडर्न है, यहाँ से यहाँ तक मेडाइवल है। तो ये जो बेसिक डिवीजन है इसको किया गया है फॉरेन इन्वेजन के बेसिस पे। मतलब अगर हम बात करें कि रूल कौन कर रहा है, किसने इन्वेड किया, उसके बेसिस पर ये बेसिक डिविजन्स किए गए हैं। अगर आप बात करें एंशिएंट पीरियड की, ठीक है, तो एंशिएंट पीरियड जो है हिस्ट्री में इट इज डोमिनेटेड बाय इंडियन रूलर्स। इंडिया की हिस्ट्री में एंशिएंट पीरियड में इंडियन रूलर्स का डोमिनेशन था। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई फॉरेन इन्वेजन नहीं हुआ, यहाँ पे भी पर्शियन इन्वेजन हुए हैं, ग्रीक इन्वेजन्स हुए हैं, ठीक है, शक, कुशांस, ऐसे कुछ फॉरेन ट्राइब्स हैं जो इंडिया में एंशिएंट पीरियड में भी एंटर की। लेकिन इस पीरियड में ऐसा हुआ कि डोमिनेट
किसने किया? इंडियन रूलर्स ने किया। मतलब इंडिया जितना वास्ट एरिया है, फॉरेन रूलर्स आए भी बट वो इतना लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए। थोड़े बहुत एरियाज उन्होंने कवर किए भी, जैसे नॉर्थ वेस्ट में जनरली अगर आपने अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा, अलेक्जेंडर का भी इन्वेजन एंशिएंट पीरियड में ही हुआ था। तो अलेक्जेंडर जो है वो भी आए इंडिया में, बट वो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन तक ही आ पाए, इंडिया में फर्दर ज़्यादा अंदर तक वो पेनिट्रेट नहीं कर पाए, और कुछ ही साल तक वो इंडिया में रहे, बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट उनका इंडिया में नहीं रह पाया। तो एंशिएंट पीरियड में भी इन्वेजन्स तो हुए, बट पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो डोमिनेंस जो था वो इंडियन रूलर्स का था, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा इनके हिसाब से चलता था। मेडाइवल पीरियड की बात करें, मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री की बात करें, तो मेडाइवल पीरियड में हम कहते हैं कि दिस पीरियड इज डोमिनेटेड बाय मुस्लिम रूलर्स। ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम इन्वेजन्स इंडिया में हो गए थे, और मुस्लिम इन्वेजन्स हुए भी, और दे वर ऑल्सो सक्सेसफुल इन इंडिया। उन्होंने इंडिया में जो है काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर किया। आपने सुना होगा दिल्ली सल्तनत, मुगल रूलर्स। तो मेडाइवल इंडिया इज डोमिनेटेड बाय मुस्लिम रूलर्स। अब ऐसा भी नहीं है कि इस वक्त कोई भी इंडियन रूलर पावर में नहीं था। मराठास की बात कर सकते हैं हम, राजपूत्स की बात कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे इंडियन किंगडम्स भी थे जो इंडिया में चल रहे थे। बट अगर आप ओवरऑल बात करो कि ज़्यादा एरिया किसके अंडर में है और ज़्यादा समय तक किसका रूल चल रहा है, तो मेडाइवल इंडिया में मुस्लिम रूलर्स का रूल ज़्यादा समय तक चल रहा था, उन्होंने ज़्यादा डोमिनेट किया है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया जनरली हम सब सुनते हैं, पढ़ते हैं। मॉडर्न इंडिया में हम बात करते हैं कि यहाँ पे यूरोपियंस का पेनिट्रेशन हुआ इंडिया में। ठीक है, यूरोपियन पावर्स जो हैं इंडिया में बिजनेस के लिए पर्टिकुलरली आए थे, उसमें से ब्रिटिशर्स जो थे वो ज़्यादा सक्सेसफुल हुए इंडिया में। फ्रेंच, पोर्तुगीज, डच सब आए थे, लेकिन ब्रिटिशर्स वर मोर सक्सेसफुल। और इन्होंने जो है सक्सेसफुल होने के बाद धीरे धीरे, जैसे वो ट्रेडर्स के फॉर्म में आए थे लेकिन वो रूलर्स बनते गए, ऐसी कुछ पॉलिसीज उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस की, जिसके कारण वो धीरे धीरे रूलर्स बनते गए और उन्होंने पूरे इंडिया को जो है अपने अंडर ले लिया था। तो मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इट इज़ डोमिनेटेड बाय पर्टिकुलरली ब्रिटिश पीरियड या ब्रिटिश रूल था। एडमिनिस्ट्रेशन भी उन्हीं के हिसाब से चल रहा था। तो ये इन्वेजन की बेसिस पे या कौन से रूलर डोमिनेट कर रहे हैं, उस बेसिस पे हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एंशिएंट, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये बहुत बेसिक हो गया हिस्ट्री का कि हिस्ट्री क्या है, हम हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री की, और हिस्ट्री का एक बेसिक डिवीजन। इसके आगे हम सिलेबस पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ यही डेफिनेशन लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको समझाई। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में या सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस एग्जाम के हिसाब से। तो इतना हम सब जानते हैं कि एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। अब जो प्री है या प्रीलिम्स हम बोलते हैं, तो इसमें हिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो हमको एक पूरी यूनिट दे रखी है हिस्ट्री को लेकर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया को लेकर। इसमें लगभग हम देखते हैं पिछले कुछ सालों के अगर हम एग्जाम पेपर्स देखें तो उस पैटर्न को देखते हुए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन हमको हिस्ट्री के मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन का वेटेज रहता है 100 क्वेश्चंस में से हिस्ट्री का। एक एक करके हम देखते हैं कि किन किन टॉपिक्स की यहाँ पर बात की जा रही है। MPPSC प्रीलिम्स पेपर 1 जनरल स्टडीज का यूनिट 2 है इंडियन हिस्ट्री या हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसमें है मेजर फीचर्स, events and their administrative, social, economical systems of ancient and medieval India। ठीक है, एंशिएंट मेडाइवल इंडिया के इंपॉर्टेंट फीचर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जो भी इवेंट्स हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल, इकोनॉमिकल सिस्टम। अब यहाँ पे टॉपिक वाइज हमको नहीं बताया गया है कि एंशिएंट में आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक, बुद्धिज्म, जैनिज्म, महाजनपद, गुप्ता, मौर्यंस, एकदम प्रिसाइजली हमको नहीं बताया है, बट यहाँ पे पूरा एंशिएंट बोल दिया गया है और पूरा मेडाइवल बोल दिया गया है। तो इट इज अंडरस्टूड कि यहाँ पे हमको हड़प्पन पीरियड से लेकर बात करनी है टोटल मराठास तक, क्योंकि मेडाइवल इंडिया की बात हो रही है तो यहाँ पे चीजें आ जाएगी मराठास तक। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। 19 से 20th सेंचुरी के बीच में जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए, ये हमारा अगला टॉपिक इसमें रहेगा। सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का एक बेसिक आइडिया यही है कि इंडिया में कुछ सोशल इविल्स थे जो एग्जिस्ट करते थे, उनको एलिमिनेट करने के लिए कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल्स थे, स्कॉलर्स थे जो बाहर से पढ़ के आए थे। जब उन्होंने अपनी कंट्री को कंपेयर किया दूसरी कंट्रीज से, तो दे सॉ कि हमारी कंट्री में कुछ ज़्यादा ऐसे इविल्स हैं
जो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने अवेयरनेस फैलाने का काम शुरू किया और धीरे धीरे करके, पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन हाँ कुछ हद तक उनको एलिमिनेट करने की कोशिश की। तो ये सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री की बात हो जाती है तो इंडिपेंडेंस का जो पूरा स्ट्रगल है, जैसे हमने अभी बात करी कि मॉडर्न हिस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय ब्रिटिश रूलर्स या ब्रिटिश पावर इन इंडिया, तो ब्रिटिशर्स को इंडिया से एलिमिनेट करने के लिए पूरा एक इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल है। कांग्रेस की फॉर्मेशन के साथ जो शुरू होता है, अलग अलग मूवमेंट्स उसमें आते हैं और फाइनली 1947 तक हम इसको स्टडी करने वाले हैं कि कैसे हमको फ्रीडम मिला। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम, ठीक है, वही 1947 तक की यहाँ पर बात की जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉरी, ये नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीग्रेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में भी बहुत ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स चले गए उसके बाद एवरीथिंग वाज सॉर्टेड आउट, बहुत कुछ था, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आए। तो इंडिपेंडेंस के बाद कैसे प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मिलाया गया, 565 प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिपेंडेंस के समय, उनको कैसे इंडियन यूनियन में शामिल किया गया। और उसके बाद भी इंडिया में हम अभी भी देखते हैं कि विद इन इंडिया भी बहुत सारा रीऑर्गेनाइजेशन चलता है, नए नए स्टेट्स बनाए जाते हैं। तो इन सब के बारे में हमको बात करनी है पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले टॉपिक में या इस पर्टिकुलर यूनिट में, ठीक है। तो ये बातें हो गई प्री की, हमको एंशिएंट मेडाइवल सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और पोस्ट इंडिपेंडेंस के कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे इवेंट्स हैं उनके बारे में बात करनी है। तो ब्रॉड बातें वहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं मेंस के सिलेबस पर। तो मेंस में हिस्ट्री जो है ये पेपर 1 में आता है। पेपर 1 का जो पार्ट ए है उसमें हम जनरली हिस्ट्री की बात करते हैं। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ यहाँ पे कुछ टॉपिक्स आपको मध्य प्रदेश की हिस्ट्री के भी मिलेंगे। तो हम देखते हैं इंडियन हिस्ट्री अगर हम स्टार्ट करें तो वही बातें हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन टू 10th सेंचुरी एडी, ठीक है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से इसकी शुरुआत हो रही है और यहाँ पे मेंस भी, जब भी हम मेंस भी पढ़ते हैं तो हम हर पीरियड में ये पर्टिकुलर 4 एस्पेक्ट्स हैं इनकी बात करते हैं, पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ और कल्चरल लाइफ जो है लोगों की, उनको डिस्कस करते हैं। तो ये हमको स्टार्ट करना है हड़प्पन सिविलाइजेशन से एंड ये आपका चलेगा 10th सेंचुरी एडी तक, मतलब अर्ली मेडाइवल पीरियड हम कह सकते हैं। तो वहाँ तक हमको इसको डिस्कस करना है। तो इसमें बहुत सारी डायनेस्टीज, बहुत सारे रूलर्स सारे इंक्लूड हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा इस यूनिट के अंदर, इट इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 11th to 18th सेंचुरी एडी। देखिए बातें वही चारों लाइफ के बारे में ही हो रही हैं। शुरू में हमने कहा हड़प्पा से लेकर 10th सेंचुरी एडी तक, यहाँ पे 11th से लेकर 18th सेंचुरी एडी तक हमको बात करनी है, मतलब वही हम ब्रिटिश रूल तक आ चुके हैं इंडिया में, 18th सेंचुरी तक की सारी बातें होंगी। टॉपिक्स यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं लिखे हुए हैं अलग अलग करके, बट ब्रॉड कैटेगरी में लिखे हुए हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि हमको लगभग एंशिएंट भी पढ़ना है, मेडाइवल भी पढ़ना है और 18th सेंचुरी तक के मॉडर्न की भी बात यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद है मुगल रूलर्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन, इमरजेंस, कंपोजिट कल्चर, ठीक है। मुगल रूलर्स को अलग से यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है तो इसके बारे में भी बात करनी है, इनके एडमिनिस्ट्रेशन की, इनके इमरजेंस ऑफ कंपोजिट कल्चर। इमरजेंस ऑफ कंपोजिट कल्चर का बेसिकली यहाँ पे मतलब ये है कि जब भी इंडिया में या कहीं पे भी कोई भी फॉरेन इन्वेजन होता है तो जो इंडिया में आते हैं इन्वेडर्स, वो बहुत समय तक इंडिया में रहते हैं, उनकी जनरेशन्स इंडिया में चलती है, तो वो अपने साथ बहुत सारी ऐसे चेंजेस लेके आते हैं। एज इन उनका एडमिनिस्ट्रेशन फिर चालू हो जाता है इंडिया में, उन लोगों की फूड हैबिट्स, उन लोगों का ड्रेसिंग सेंस, उन लोगों का म्यूज़िक, डांस, कल्चर, ये सब जो है इसका इन्फ्लुएंस इंडिया में भी होने लगता है। तो वो इंडियन फीचर्स और उसके साथ जो इन्वेजन हुए उनके फीचर्स से जो नया जनरेट होता है एवरीथिंग, उसको हम कहते हैं कंपोजिट कल्चर।
तो इसके बारे में बात करनी है। देन नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ठीक है, ब्रिटिशर्स जैसे मैंने कहा ट्रेडर्स की तरह आए थे, तो उनका जो बेसिक बिजनेस करने का मॉडल था या उन्होंने जो इंडिया में ऐसी पॉलिसीज यूज करी, इसके कारण इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा और सोसाइटी पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। तो इस टॉपिक के अंदर हम इन दोनों की बात करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी पे और सोसाइटी पे ब्रिटिश रूल का क्या इम्पैक्ट हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें, इट विल बी अबाउट रिएक्शंस ऑफ इंडियंस अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो ब्रिटिशर्स आए, शुरू में तो इनिशियली ऐसा था कि हम लोग समझ ही नहीं पाए कि ये किस इंटेंशन से आए हैं, क्योंकि वो ट्रेडर्स की तरह आए थे। धीरे धीरे करके उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज इस्तेमाल करी जिससे वो ट्रेडर्स से रूलर्स बने, बट इनिशियली हम उसको समझ नहीं पाए। तो जब इंडियंस का रिएक्शन आया, तो वो हम इस सेकेंड वाले पार्ट में पढ़ेंगे कि इंडियंस का क्या रिएक्शन था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ। तो बहुत सारे पीजेंट और ट्राइबल रिवॉल्ट्स हुए। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किए इंडिया के रिसोर्सेज। अगर हम बात करें पीजेंट्स, फार्मर्स के लिए उन्होंने अलग अलग टैक्सेशन की पॉलिसीज लेके आए थे, अलग अलग लैंड रेवेन्यू सिस्टम आपने सुने होंगे, परमानेंट सेटलमेंट, रोहितवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम। तो ये अलग अलग ऐसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे जिसका पीजेंट्स पे या फार्मर्स पे इम्पैक्ट पड़ा, उनको बहुत नुकसान हुआ, तो उन्होंने रिवॉल्ट किया। ट्राइबल्स ने भी इंडिया में रिवॉल्ट किया, क्योंकि ट्राइबल्स के जो एरियाज थे, फॉरेस्ट वगैरह वाले एरिया थे, उनको भी ब्रिटिशर्स ने रिसोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया। तो इन लोगों के रिवॉल्ट्स हैं, उसकी बात करेंगे। फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, यहाँ पे जनरली बात हो रही है 1857 के रिवॉल्ट की, एक मेजर इवेंट है इंडियन हिस्ट्री में, इसके बारे में बात होगी। इंडियन रेनेसा, इंडियन रेनेसा इज अगेन सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जो अभी हमने प्री के समय बात करी। तो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स को इंडियन रेनेसा कहा जाता है, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। नेशनल फ्रीडम मूवमेंट एंड इट्स लीडर, तो इंडिया का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, कौन कौन से लीडर्स थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इसमें ये आ जाएगा हमारे इस टॉपिक में। आगे बढ़ते हैं। इमरजेंस ऑफ इंडिया एज अ रिपब्लिक नेशन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश, मेजर इवेंट्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। ठीक है, यहाँ तक हमको इंडिपेंडेंस मिल गई। इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें तो इंडिया एज अ रिपब्लिक नेशन कैसे डेवलप हुआ। जैसे मैंने कहा कि इनिशियली इंडिया में हम देखते हैं बहुत सारे किंगडम्स थे, तो यहाँ पे जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है तो वो एक लार्ज डेमोक्रेसी के रूप में डेवलप होता है, उसकी बात करनी है। स्टेट्स कैसे बनाए गए, उसकी बात करनी है। मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसकी बात करनी है। और पोस्ट इंडिपेंडेंस के मेजर जो इवेंट्स है, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, उसके बाद अलग अलग वॉर्स हो गए, इंडो चाइना वॉर्स हो गए, इंडो पाक वॉर हो गए, वो सारे वॉर्स, और उसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में हुए, उन मेजर इवेंट्स को हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात हो जाएगी इंडिपेंडेंस मूवमेंट की। इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन मध्य प्रदेश, सॉरी, अब ये मध्य प्रदेश के लिए भी 2 यूनिट्स हैं पर्टिकुलरली पेपर 1 में जो डेडिकेटेड है, उसकी बात कर लेते हैं। इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का जो पूरा इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसकी बात की गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश का भी रोल रहा है इंडियन इंडिपेंडेंस में, तो उसकी स्टार्टिंग से एंड तक बात करनी है। इंडियन कल्चरल हेरिटेज विथ स्पेशल रेफरेंस टू मध्य प्रदेश, कल्चरल हेरिटेज की बात करनी है। इसमें अलग अलग आर्ट फॉर्म्स आ जाएंगे, लिटरेचर आ जाएंगे, फेस्टिवल्स, आर्किटेक्चर्स फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, मतलब कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर की यहाँ पे बात हो रही है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन मध्य प्रदेश एंड टूरिज्म, तो मध्य प्रदेश में जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, मध्य प्रदेश का जो टूरिज्म है, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे हमको डिस्कशन करना है। नेक्स्ट जो अगली यूनिट है, जो लास्ट यूनिट है, ये भी मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें बात हो रही है मध्य प्रदेश की अलग अलग डायनेस्टीज के बारे में। पर्टिकुलरली बात करें तो गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया, भोपाल स्टेट फ्रॉम बिगिनिंग टिल इंडिपेंडेंस, तो अलग अलग मध्य प्रदेश की जो डायनेस्टीज हैं उनको यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है। तो एक एक करके इन डायनेस्टीज के बारे में पढ़ना है और इनके रोल को स्टडी करना है, इनके कंट्रीब्यूशन को स्टडी करना है। तो बेसिकली ये था मध्य प्रदेश MPPSC का पूरा हिस्ट्री का सिलेबस, जिसमें हमने बात की
मेंस के पेपर में जो है एक पूरा पार्ट है, पार्ट ए पेपर 1 का, जीएस पेपर 1 का 150 मार्क्स का ये पेपर होगा, जिसमें 5 यूनिट्स हैं। इन 5 यूनिट्स में जो लास्ट की 2 यूनिट्स है ये मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से बेसिकली या मध्य प्रदेश के कल्चर से डील करती है, बाकी की इंडियन हिस्ट्री से डील करती है। तो 150 मार्क्स का ये पेपर है और हर यूनिट का यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। हर यूनिट से 30 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें बेसिकली 3 मार्कर्स होते हैं, 2 5 मार्कर्स होते हैं और एक 11 मार्कर होता है। तो हर यूनिट का वेटेज जो है इट इज़ ऑफ 30 मार्क्स ईच। तो ये 5 यूनिट्स हो गई मध्य प्रदेश की। और इसी के साथ अपना जो आज का डिस्कशन है ये हम वाइंड अप करते हैं। तो आज का जो बेसिक डिस्कशन था एमपीपीएससी के सिलेबस पे, हिस्ट्री के बेसिक्स पे, उसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। फर्दर आपके लिए एक ये इन्फॉर्मेशन है कि कौटिल्य एकेडमी जो है एक नया बैच शुरू कर रहा है जिसका नाम है मंजिल न्यू एमपीपीएससी स्पेशल बैच। अगर आप ऑनलाइन मोड में जुड़ना चाहते हैं तो आप कौटिल्य एकेडमी का जो एंड्रॉयड ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और फर्दर अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस बैच से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, तो आप जो है नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो नया बैच है मंजिल एमपीपीएससी बैच, ये स्टार्ट होगा 16 अगस्त से। ठीक है, तो बस यही एक इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।